चैनल केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नॉन आइडियल बिहेवियर के हवाले से होगा, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है ना वो काइनेटिक थ्योरी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हम डिस्कवरी देख लेते हैं। कि हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी है उसमें हम किस तरह जो है उसकी डिस्कवरी हमारे पास हुई थी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो साइंटिस्ट थे बर्नौली, उन्होंने 1738 में जो ये काइनेटिक थ्योरी है उसे क्या किया था, डिस्कवर किया था या पब्लिश करवाया था। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास इन साइंटिस्ट का नेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो थे क्लॉसिस। उन्होंने इस थ्योरी को 1835 में उन्होंने इस थ्योरी की मदद से जो गैस लॉज हैं उनको डिड्यूस करवाया था। डिड्यूस्ड द गैस लॉज। ठीक है, जो हमने गैस लॉज डिस्कस किए थे ना, उन्होंने काइनेटिक थ्योरी को यूज करते हुए उन गैस लॉज को डिड्यूस किया था एक नए तरीके से। थर्ड हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया था, मैक्सवेल ने हमारे पास काइनेटिक थ्योरी को ही यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का लॉ पेश किया था, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन। उन्होंने इस थ्योरी को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बात की थी। ठीक है, ऑफ गैसेस, और ये भी हमारे पास ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो ये थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसकी वजह से बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी जो है वो चीज़ें डिस्कवर की थी और पब्लिश की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हिस्ट्री आ गई, एक उसकी डिस्कवरी के हवाले से बात हो गई, जो इक्वेशन है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पोस्टुलेट्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ना पोस्टुलेट्स क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे पोस्टुलेट है वो हमें क्या बताता है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स called molecules. Helium, neon, argon, etc. are monoatomic gases. ठीक है, तो हमारे पास जो हर गैस है वो स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in a haphazard motion.
collide with one another and with the walls of the container. ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हैपहैज़र्ड मोशन में होते हैं, यानी कि जिगजैग मोशन में। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो जो है उस हैपहैज़र्ड मोशन की वजह से आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं और जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उनकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, यानी कोलिजन्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो हम देख लेते हैं, वो उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। थर्ड पोस्टुलेट हमें ये बताता है द प्रेशर exerted by the gas molecules on the container is due to collisions. These collisions are perfectly elastic. ठीक है, तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना कंटेनर के ऊपर, वो क्यों एक्सर्ट करते हैं, कोलिजन्स की वजह से। ठीक है, और ये कोलिजन्स क्या होती हैं, नेचर में इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कोलिजन्स का क्या मतलब होता है, वो कोलिजन्स जिनमें बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन एनर्जी चेंज जो है वो सेम रहता है। ठीक है, बिफोर कोलिजन जो एनर्जी थी वो आफ्टर कोलिजन क्या हो गई है, कंजर्व हो गई है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ फॉलो करती हैं। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। फोर्थ हमारे पास जो है क्या बताता है, हमें ये थ्योरी क्या बताती है, the gas molecules are widely spread so that they have empty spaces between them. तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्यों होती हैं, क्योंकि वो वाइडली स्प्रेड हुए होते हैं पूरे कंटेनर या वेसल के अंदर, जिसके अंदर भी वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस do not have forces of attraction between them. ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस पोस्टुलेट में क्या कह रही है कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो क्या है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस is negligible as compared to the volume
occupied by a gas, कि हमारे पास, अब ये पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि एक गैस ने ना कंटेनर के अंदर जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है ना, वो वॉल्यूम जो है, जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस के क्या है, नेग्लिजिबल, कि यानी हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिक्स्थ पोस्टुलेट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेवंथ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, द मोशन imparted by a gas molecule due to gravity is negligible as compared to the collisions between the gas molecules, ठीक है। तो यानी अब ये पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि हमारे पास ना जो गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है ना, जिस मोशन से वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो मोशन जो है उनके अंदर ग्रेविटी की वजह से आता है, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि हम भी जब मूव करते हैं ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अगर ग्रेविटी ना होती तो हम भी स्पेस में, जिस तरह ग्रेविटी नहीं है तो अगर उधर एस्ट्रोनॉट्स जाएं तो वो आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं, इसी तरह हम भी ग्रेविटी ना होने की वजह से हम चल ना पाते, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स का भी जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो इस पोस्टुलेट में जो है जो हमारे पास बर्नौली है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल का मोशन है ना, उसे निग्लेक्ट किया जा सकता है, किसके मुकाबले में, उसकी कोलिजन्स के मुकाबले में, कि यानी हम मोशन को निग्लेक्ट कर दें, हम सिर्फ कोलिजन्स पे फोकस करें, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास पोस्टुलेट है वो भी मैं इधर ही लिख देती हूँ। वो हमें ये बताता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है। जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये लास्ट पोस्टुलेट हमें ये कहता है। तो ये सारे हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के क्या आ गए, पोस्टुलेट्स आ गए। अब हम देख लेते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, कि हमने इसको किस तरह डिराइव किया है। ओके, सो अब जितने भी अजम्पशंस हमने देखी, हमने पोस्टुलेट्स जो थ्योरी के डिस्कस किए, उनको नज़र में रखते हुए जो JR क्लॉजेस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक इक्वेशन बनाई जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को फाइंड करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। वो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू 1/3 mN/c² ठीक है। P हमारे पास क्या है, प्रेशर गैस का, V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, M हमारे पास क्या है, मैस ऑफ द गैस, और N हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और C² हमारे पास है
मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, इधर अगर हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखें तो हमें तो पता है ना कि हमारे पास जो वेलोसिटीज होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, वो हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है। हर मॉलिक्यूल की सेम वेलोसिटी नहीं हो सकती, ठीक है, हमें पता है। तो हम सी स्क्वायर बार को इस तरह लिख सकते हैं, C1 स्क्वायर बार, C2 स्क्वायर बार, C3 स्क्वायर बार एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो तमाम वेलोसिटीज का एवरेज होता है। ठीक है, तो इसे हम एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं और मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3RT/m। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है? ये हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हमें ये बात जो है वो प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन है। ठीक है, जो कि हमने डिराइव की है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से हम गैस लॉज को कैसे डिड्यूस करवा सकते हैं, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। नंबर 1 पे हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। ठीक है, ओके, अब हमने ना जो लास्ट पोस्टुलेट है हमारी काइनेटिक थ्योरी का, वो हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है 1/2 mN/c² बार के। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर वैल्यू लिख दें काइनेटिक एनर्जी वाली जगह पे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए टेम्परेचर के, हो सकता है ना ऐसे? तो हमारे पास अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए हम इधर एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि होता है k। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन जो है इस तरह हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें ये भी पता है एज वी नो दैट PV इज इक्वल टू 1/3 mN/c² बार। ठीक है, हमें ये इक्वेशन अभी हमने डिस्कस की है। तो अगर हम इस इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मैं इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ और मैं इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 विद 2। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से डिवाइड भी कर दूंगी, मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ mN/c²। ठीक है, इस तरह बन जाएगी इक्वेशन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, KT के बराबर। तो हम इसकी जगह KT पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 KT। ठीक है, तो इधर से ही हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, PV इज इक्वल टू K प्राइम, जो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है,
तो हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो काइनेटिक थ्योरी से निकल आया। इस तरह किया ना हमने, 2/3 भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, पीवी इज इक्वल टू के, जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन भी यही होती है। तो हमने काइनेटिक थ्योरी से बॉयल्स लॉ की इक्वेशन भी प्रिडिक्ट कर ली। नेक्स्ट अब हमारे पास जो लॉ आ जाता है वो है चार्ल्स लॉ। सेकंड हमारे पास है चार्ल्स लॉ। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना बॉयल्स लॉ की, हम उसी को यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT, ठीक है। यहां से अब जो T है वो उस साइड पे चला जाएगा, KT/P हो जाएगा, ठीक है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2K/3P इंटू T, हमने T को अलग कर लिया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है, अब जो हमारे पास V इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास पूरा एक ये वाला यानी ब्रैकेट में जो चीज है वो कांस्टेंट है ना सारे, प्रेशर के 2 और 3 ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इनकी जगह हम अगर के बार एक और कांस्टेंट लगा लें और T, तो हमारे पास ये बन गया ना चार्ल्स लॉ, V/T इज इक्वल टू के प्राइम। तो ये जो वैल्यू इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, हमारी चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने यहाँ डिड्यूस की है, ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी है उससे चार्ल्स लॉ भी हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ आ जाता है वो हमारे पास है एवोगैड्रस लॉ। ओके, अब अगर इधर हमने काइनेटिक थ्योरी लिखनी है, काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशन लिखनी है, तो इधर एवोगैड्रस लॉ में तो हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इधर हमें एक गैस के लिए जो है अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दूसरी गैस के लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। किस तरह, क्योंकि m की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, PV 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर, ये किसके लिए है, फर्स्ट गैस के लिए, फॉर फर्स्ट गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर, ये हमारे पास है सेकंड गैस के लिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल कर दें, क्योंकि हमें एवोगैड्रस लॉ क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं जब भी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना नंबर ऑफ मोल्स के, तो हमारे पास दोनों के यानी वॉल्यूम जो है वो बराबर हो जाएंगे, तो हम इनको भी इक्वल लिख सकते हैं। तो इनको अगर हम इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह बनेगा, तो अब इधर 1/3 और 1/3 कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा M1 N1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है यानी हमारे पास जो हमारे पास यानी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास जो है जिन्होंने डिराइव इस इक्वेशन को किया है वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास अगर दोनों जो है काइनेटिक जो है थ्योरी के हिसाब से अगर ये दो इक्वेशंस आपस में बराबर हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 M1 C1 स्क्वायर,
और 1/2 m2 c2 स्क्वायर। ये भी फर्स्ट गैस की काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड गैस की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब इनको हम इक्वल करेंगे तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। m1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनको डिवाइड करें, m1 n1 c1 स्क्वायर ओवर m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर ओवर m2 c2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास m1 c1 कैंसल, m2 c2 स्क्वायर कैंसल। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी n1 इज इक्वल टू n2, जो कि किसकी इक्वेशन है, एवोगैड्रस लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आ गए सारे जितने भी लॉज हैं, उन्हें हम काइनेटिक थ्योरी से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी करें, ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और जो लोग केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या जिनको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।